तो रेडियो एक्टिविटी के हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो करना चाहिए आपको, इतने दिन हो गए। तो डिफाइन द टर्म आइजोटोप। आइजोटोप, टोप यहाँ से देखो पी हाईलाइट हो रहा है, पी। तो कौन से एलिमेंट आइजोटोप होते हैं जिसके प्रोटॉन नंबर सेम हो। तो प्रोटॉन नंबर का मतलब एटॉमिक नंबर, ये सब चीज़ें पहले बता चुके हैं। क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर दैट इज जेड। किससे रिप्रेजेंट है? जेड से। तो प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, जेड, ये सब एक ही बात है। तो आइसोटोप पी, पी फॉर क्या होता है? प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। ये तीनों तुम्हें नाम याद रखने पड़ेंगे, ये तीनों तुम्हें नाम याद रखने पड़ेंगे, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, जेड। तो आइसोटोप मतलब आइसोटोप एटम द सेम एलिमेंट, एलिमेंट मतलब सेम, सेम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम, मतलब मेनली याद रखना एटॉमिक नंबर सेम। ऐसे कुछ एलिमेंट्स जिसके एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है ना? तो मेनली ये याद रखना है सेम एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर सेम तो मास नंबर तो अपने आप डिफरेंट हो ही जाएगा। ठीक है ना? तो एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ठीक है? एंड एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बोलो? उसका वेट होता है। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन। बोलो, न्यूट्रॉन। ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ तो आपको मालूम होना चाहिए एटॉमिक मास का नंबर। ठीक है? एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? देखो, अब देखो आइसो बार, तो समझ गया। तो यहाँ पर अब एक दो एग्जाम्पल तो पक्का याद रख लेना तुम लोग, आइसोटोप के, आइसोटोप के एक दो एग्जाम्पल याद रख लेना। अब देखो यहाँ पर देखो, ये जैसे एक प्रोटॉन, जैसे 1 1 हाइड्रोजन का ही दिया हुआ है, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम के दो एग्जाम्पल ले लो बस, ऐसे करके। देखो नीचे 1 1 जो भी एलिमेंट होता है नीचे बताता है एटॉमिक नंबर, सॉरी नीचे जो बताता है एटॉमिक नंबर और ऊपर बताता है एटॉमिक मास। ठीक है ना? तो एटॉमिक नंबर मतलब देखो ये H1 ड्यूट्रियम और प्रोटॉन का देखो 1 1 सेम है, लेकिन ऊपर का एटॉमिक मास अलग है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, मतलब प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन क्या है? सेम है। तो ऐसे एक पेयर कम से कम याद रख लेना, एक पेयर भी दिखाना ज़रूरी होता है कि आपको यहाँ दिखाना होता है कि आइसोटोप हैव द सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। एग्जांपल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन के आइसोटोप है। तो ये सब याद रखना, ये आते हैं एग्जाम में, मतलब आते ही है एग्जाम में, इसमें सवाल नहीं आएगा। जैसे आइसो बार क्या है? अब आइसो बार देखो क्या, आइसो बार तो द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम मास नंबर। देखो आइसो बार, बार आ ए आया, ए तो एटॉमिक मास नंबर ए। ऐसे ऐसे थोड़ा याद करने तरीका बता रहे हैं। ठीक है? तो आइसो बार को ऐसे लिखा करो, आइसो बार, है ना? ऐसे लिख लो। तो ए का मतलब एटॉमिक, इसका एटॉमिक मास होगा एटॉमिक मास। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है? इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। आइसो बार ऐसे लिखोगे, ए फॉर एटॉमिक मास। तो इसका मास नंबर या एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक मास सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। तो एटॉमिक मास सेम होगा तो एटॉमिक जो नंबर होगा वो ऑटोमेटिक डिफरेंट हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे सेम आइसोटोप में सेम प्रोटॉन यानी सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक मास, और यहाँ पर एटॉमिक मास सेम लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक है ना? आइसो बार में तो ऐसे वही ना, पी फॉर प्रोटॉन प्लस सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट कर दो एटॉमिक मास को। यहाँ पर आइसो बार ए फॉर एटॉमिक मास, ए फॉर एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास यहाँ सेम कर दो लेकिन उसी का अपोजिट एटॉमिक नंबर डिफरेंट कर दो बस। अब इसका पेयर तुम्हें याद रखना पड़ेगा। सो वाटर आइसो, नेक्स्ट देखो वाटर आइसो बार। तो एटॉमिक मास का नंबर, एटॉमिक मास का मतलब समझ गए, व्हाट इज एटॉमिक मास? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज जेड प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है ना? अगर किसी भी एलिमेंट में न्यूट्रॉन निकालना है तो प्रोटॉन इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस जेड क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है? और किसी भी एलिमेंट में नीचे है ना जेड, यानी एटॉमिक नीचे जो रिप्रेजेंट होता है एटॉमिक नंबर की मास, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के लिए क्या दोगे? जेड दोगे, और ऊपर क्या दोगे? एटॉमिक मास ए दोगे। तो व्हाट इज एटॉमिक मास? मतलब ऊपर रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों, और नीचे रिप्रेजेंट करेगा ओनली न्यूट्रॉन।
ओनली प्रोटॉन, नीचे क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओनली प्रोटॉन, ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों, ठीक है ना। तो नीचे ओनली प्रोटॉन, ऊपर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये चीज़ याद रखना। अब देखो, अब यहाँ पे लिख दिया वाटर आइसोबार, तो जिस तरह आइसोटोप है, आइसोटोप का एग्जैक्ट अपोजिट क्या है, आइसोबार है। तो आइसोबार तुम कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना, आइसो और एक कैपिटल बना देना, आइसो एक कैपिटल बना देना, आइसो, हाँ लगता है नींद मेरी उतरी नहीं है अभी, आइसोबार, ठीक है ना। तो ए हमने कैपिटल बना दिया, तो ए का मतलब सेम एटॉमिक मास, नंबर नहीं, एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास, ए मास, ठीक है, आइसोबार ए एटॉमिक मास। देखो आइसोटोप पी आया ना, पी फॉर सेम प्रोटॉन नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार ए फॉर एटॉमिक, सेम एटॉमिक मास, यानी ऊपर का सेम रहने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पे बोले आइसोबार का मतलब, तो द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम मास नंबर। यहाँ पर देखो क्या है मालूम है, आइसोटोप में सेम एलिमेंट भी है और सेम एटॉमिक नंबर भी है, लेकिन यहाँ पर सेम एलिमेंट सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट एलिमेंट रहेगा, और लेकिन मास नंबर सेम रहने वाला है। जैसे मैग्नीशियम सोडियम में ऊपर देखो 23 दोनों का जो एटॉमिक मास है वो सेम है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के प्लस करने में सेम आ रहा है, लेकिन नीचे का इसका प्रोटॉन अलग है और इसका प्रोटॉन अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, दोनों के प्रोटॉन नंबर अलग अलग है, लेकिन दोनों को अगर प्लस करोगे तो ये भी 23 ये भी 23 है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से किया जाता है। तो आइसोटोप आइसोबार का बिल्कुल अपोजिट मार देना, ठीक है ना। तो अब मैंने तरीका बता दिया, और ये दो एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, कोई एक आ जाएगा एग्जाम में, और वो जोड़ी भी याद रखना पड़ेगा तुम्हें। अगर 2 नंबर का आएगा तो बोलेगा कि एक एलिमेंट ये बताओ, पेयर बताओ, वन एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल तुम्हें बताना पड़ेगा। तो ये दोनों का एग्जाम्पल याद कर लेना। एट वॉट कंडीशन डज द न्यूक्लियस ऑफ एटम बिकम रेडियो एक्टिव। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि कंडीशन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बिकम रेडियो एक्टिव, मतलब वो न्यूक्लियस है ना रेडियो एक्टिविटी करने लगेगा, इसका ये किस कंडीशन में कब ऐसा होता है। तो कब ऐसा होता है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बिकम्स रेडियो एक्टिव व्हेन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सीड द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये देखो भाई होता है क्या है, प्रोटॉन अगर स्टेबिलिटी न्यूक्लियस में कब होती है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं, सेम नंबर होते हैं दोनों के, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। लेकिन रेडियो एक्टिव कब करने लगता है, जब न्यूट्रॉन बढ़ जाए, न्यूट्रॉन क्या हो जाए, जब प्रोटॉन से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बढ़ जाएगा, एक्सीड करेगा, तब वहाँ पे क्या होने लगेगी, इनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इनस्टेबिलिटी मतलब रेडियो एक्टिविटी होने लगेगी, ठीक है। व्हेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड टू बी रेडियो एक्टिव, सेम ही हो गया ये तो, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम सेम हो गया ना, व्हाट डज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, व्हेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एटम टेंड टू बी रेडियो, वही है। तो जब अनस्टेबल हो जाता है न्यूक्लियस, याद रखना न्यूक्लियस या न्यूक्लियस क्या हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। क्यों अनस्टेबल हो जाए, जब न्यूट्रॉन एक्सीड हो जाए प्रोटॉन से तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है, जब अनस्टेबिलिटी आ जाती है तो रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वही चीज़ 2017 क्वेश्चन है, रिजल्ट टू द इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी विद इन द न्यूक्लियस, एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, एनर्जी रिलीज होने लगती है, इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम न्यूक्लियस में रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस ऑफ ईदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सिंस न्यूक्लियर फोर्सेज बिकम वीक, ठीक है ना। होता है क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में झगड़े होते हैं, जो बैठे रहते हैं स्टेबिलिटी में बैठे रहते हैं, लेकिन उनके बीच डिस्टर्बेंस कब स्टार्ट होता है, या तो न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया या फिर प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। तो जब ये एक्सीड करने लगते हैं एक दूसरे से तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है। जब अनस्टेबिलिटी अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो, जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, अनस्टेबिलिटी आ जाती है तो एनर्जी रिलीज करने लगते हैं। तो एनर्जी जब रिलीज करते हैं वही रेडियो एक्टिविटी हो जाता है, वही क्या हो जाता है, दोनों में से कोई भी बढ़ेगा तो हाँ रेडियो एक्टिविटी। तो दैट मीन व्हेन द न्यूक्लियस लूजेस ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को लूज किया, न्यूट्रॉन बाहर जाने लगा, इट गिव्स ऑफ एनर्जी एंड बिकम रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अनस्टेबिलिटी तो कुछ वर्ड याद रख लो, अनस्टेबिलिटी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नंबर एक्सीड होना, एनर्जी रिलीज होना, अनस्टेबिलिटी, इस टाइप के एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे ना कि न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, अनस्टेबिलिटी हो रही, क्यों हो रही है अनस्टेबिलिटी, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा है, न्यूट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है उस फॉर्म में। तो इस तरह वही उसी को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। वाई इन हैवी न्यूक्लियई, जिसका न्यूक्लियर बहुत हैवी होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा क्यों होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज वेरी हाई, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव नंबर वेरी हाई न्यूक्लियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन, द अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेज कैन नॉट सस्टेन सो मच द प्रोटॉन टुगेदर इन द न्यूक्लियस। देखो भाई हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो अट्रैक्टिव होता है या तो रिपल्सिव होता है। होता है क्या, रिपल्सिव कब होता है, जब सेम चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव तो, या फिर निगेटिव निगेटिव, यहाँ पर रिपल्सिव हो जाता है, एक दूसरे को दूर भगाने लगेगा, एक दूसरे को दूर भगाने लगेगा, ठीक है ना। और ये भी रिपल्सिव,
दोनों ही रिपल्सिव हो जाएंगे, ठीक है। तो अट्रैक्टिव कब होगा, या तो प्लस माइनस रहेंगे तो अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट करेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज वेरी हाई इन हैवी न्यूक्लियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होता है तो न्यूक्लियस जो होता है बहुत हैवी हो जाता है। द अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेज कैन नॉट सस्टेन सो मच द प्रोटॉन टुगेदर इन द न्यूक्लियस। तो जो अट्रैक्शन होता है वो उतना सस्टेन नहीं रह पाता है। द लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेपरेट द प्रोटॉन एंड वीकनिंग द रिपल्सन बिटवीन देम। इस वजह से यानी कि मेन की पॉइंट क्या है, मेन की पॉइंट ये है लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियर हैवी हो जाता है और वो अट्रैक्शन को सस्टेन नहीं कर पाता है, ठीक है ना, अट्रैक्शन सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर यहीं से एक रेडियो एक्टिविटी होने लगती है। इसीलिए देखो यूरेनियम बहुत हैवी निकलेगी, इसलिए यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी बहुत ही हार्मफुल और होती है, मतलब हाई लेवल पे होती है यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी। तो म्यूट कर दो नीचे, कहाँ पर थे हम लोग, समझ गए ना। तो ये अनस्टेबिलिटी का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट याद रखो। अनस्टेबिलिटी कब होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इनबैलेंस हो जाता है, प्रोटॉन एक्सेस हो जाते हैं, न्यूट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं, फिर आपस में रह नहीं पाते न्यूक्लियई में और वो रिलीज होते हैं। हाँ, तो वही रेडियो एक्टिविटी हो जाता है। व्हेन ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज विल देयर बी एनी चेंज इन द नेचर ऑफ इट्स रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। गिव रीजन for your answer. So there will be no change in the nature of its radioactivity because radioactivity is a nuclear phenomenon and oxidation is a chemical process. तो ऑक्सीडेशन क्या केमिकल प्रोसेस है, लेकिन रेडियोएक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियर फिनोमेना है, ठीक है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है। सो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इफ द अब बाद में गिव रीजन फॉर योर आंसर। इफ द न्यूक्लियस हैज ए ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए न्यूट्रॉन से और वाइस वर्सा, या न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या याद रखो कि रेडियोएक्टिविटी कब होता है, जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए या फिर अनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो वाइस वर्सा द न्यूक्लियर फोर्सेज बिकम वीक, तो न्यूक्लियर फोर्सेज बिकम वीक। न्यूक्लियर फोर्सेज का मतलब होता है जो न्यूक्लियर, वो फोर्सेज जो न्यूक्लियस को बांध के रखें। तो अभी स्टेबल है, इकोटेंशन पेन है, पेन के अंदर जो भी है न्यूक्लियस के अंदर के आइटम्स में, ये अभी अनस्टेबल, कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं निकल रही है, ठीक है, अभी ये स्टेबिलिटी पूरा स्टेबल है। लेकिन जब प्रोटॉन या इसके न्यूट्रॉन इनबैलेंस हो जाएंगे, या प्रोटॉन बढ़ गए या न्यूट्रॉन बढ़ गए, तो अंदर इसको जो बांध के रखा हुआ था, क्या बांध के रखा हुआ था, न्यूक्लियर फोर्स करके एक एनर्जी होती है, वो इनको न्यूक्लियस को बांध के रखती है, वो बांध नहीं पाएगी, वो वीक हो जाते हैं और फिर रेडियो एक्टिविटी होने लगती है, ठीक है ना। तो आई थिंक अब काफ़ी है, रेडियो एक्टिविटी को बार बार मतलब कई बार मैंने समझा दिया है। ए मिक्सचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस गिव्स ऑफ 3 टाइप ऑफ रेडिएशन। मिक्सचर ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस गिव ऑफ 3 टाइप ऑफ रेडिएशन। 3 टाइप के रेडिएशन कौन से होते हैं? नेम द रेडिएशन विच ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से कौन ट्रैवल करता है? गामा ना। नेम द रेडिएशन विच हैज द हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर। हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर किसके रहता है? अल्फा के पास रहता है। तो मतलब यार ये क्वेश्चन आने ही हैं, सवाल नहीं ना आए, मतलब ये आ जाएगा, या तो आइसोटोप आइसोबार वाला आ जाएगा, या तो ये वाले आ जाएंगे। तो बिल्कुल पक्का रखो कि यार ये मेरे 2 नंबर पक्के हैं इसमें, तो ठीक है ना। तो गामा रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड अल्फा दैट इज 4 2 हीलियम पार्टिकल हैज द हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर। तो पॉइंट आउट द कंपैरिजन। आयोनाइजिंग पावर, पॉइंट आउट द कंपैरिजन आयोनाइजिंग पावर अभी मैंने बता दिया, एंड पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा रेडिएशन। तो भाई आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा रेडिएशन इज नियरली 100 टाइम देन द बीटा रेडिएशन, नियरली 10,000 टाइम द गामा। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर किसके पास रहता है? अल्फा के पास रहता है। 100 टाइम्स ऑफ बीटा से 100 टाइम्स ज़्यादा। और तो बीटा रेडिएशन में क्या यूज होता है, मतलब बीटा रेडिएशन किस लिए होती है? अल्फा बीटा गामा रिलीज होता है जब रेडियो एक्टिविटी होती है, तीनों रिलीज होते हैं, ठीक है। और 10,000 टाइम ऑफ गामा रेडिएशन, मतलब अल्फा में इतना ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर होता है, 10,000 टाइम्स ऑफ गामा और 100 टाइम्स ऑफ आयोनाइजिंग पावर। गामा में खराब, मतलब बहुत वीक होता है ना, अल्फा में सबसे ज़्यादा। और स्पीड में उल्टा पकड़ लो, स्पीड में पेनिट्रेटिंग पावर गामा का बहुत ज़्यादा होता है और अल्फा का सबसे वीक होता है। तो समझ गए ना भाई। आयोनाइजिंग एक तरफ लिख लो और एक तरफ लिख लो पेनिट्रेटिंग पावर, या फिर स्पीड लिख लो, या पावरफुल कौन ज़्यादा है, ऐसे 2 बना लो। पर आयोनाइजिंग में सबसे ज़्यादा किसके पास है? अल्फा। अल्फा के पास। मतलब
और पेनिट्रेटिंग के लिए गामा। गामा। अब इसी का उल्टा मार लेना, क्या? पेनिट्रेटिंग सबसे वीक गामा का है, अल्फा का है ना? अगर ये गामा सबसे ज़्यादा है पेनिट्रेटिंग में तो अल्फा सबसे वीक है। अगर आयोनाइजिंग अल्फा सबसे ज़्यादा है तो गामा सबसे खराब। वीक। ये याद करने के तरीके हैं, यही होते याद करने के तरीके। आयोनाइजिंग अल्फा, पेनिट्रेटिंग गामा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। यानी वीक, पेनिट्रेटिंग वीक में अल्फा चला जाएगा और आयोनाइजिंग वीक में गामा चला जाएगा। देखो ना, तो ऐसे सेंटेंस में ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, ये तरीके होते याद करने के। पेन कॉपी लेके बैठा जाता है, उस तरीके से याद किया जाता है। फिजिक्स में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है ओवरऑल, बीटा तो ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा इज 100 टाइम्स दैट द बीटा पार्टिकल। उल्टा हो जाएगा पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर जैसे कि आयोनाइजिंग पावर इसकी 100 टाइम ज़्यादा है बीटा से और 10,000 टाइम्स ज़्यादा है गामा से, किया आयोनाइजिंग पावर। तो उसी का उल्टा पेनिट्रेटिंग पावर 100 टाइम कम हो जाएगा। अल्फा का 100 टाइम पेनिट्रेटिंग पावर कम हो जाएगा बीटा से, और 1/10,000 टाइम कम हो जाएगा गामा से। मतलब उसी का अपोजिट मार देना है, समझिए ना। मतलब गामा को हमें वीक, गामा में मजबूत कहाँ पे दिखाना है, सॉरी अल्फा को मजबूत कहाँ दिखाना है, आयोनाइजिंग में। अल्फा को कमजोर कहाँ दिखाना है, पेनिट्रेटिंग में। अगर तुम अल्फा से अल्फा और गामा के कॉम्पिटिशन ले लो, अल्फा को भी याद रख लो। आयोनाइजिंग अल्फा मतलब आयोनाइजिंग अल्फा, आयोनाइजिंग अल्फा, आयोनाइजिंग। तो आयोनाइजिंग अल्फा के लिए आयोनाइजिंग बना है, समझो, ऐसे याद करने का तरीका बता रहे हैं। तो आयोनाइजिंग सबसे ज्यादा कौन है, अल्फा है। तो सबसे कमजोर कौन हो गया, गामा हो गया। अब एक कॉम्पिटिशन में आयोनाइजिंग, एक पेनिट्रेटिंग है, ठीक है। पावर कितना ज्यादा है, तो अब यानी कि ये वीक हो गया पेनिट्रेटिंग में, तो स्ट्रॉन्ग कौन हो गया, गामा। और 100 और 10,000 टाइम का फर्क है बीटा और गामा में। अगर ये 100 टाइम ज्यादा है बीटा से और 10,000 टाइम ज्यादा है गामा से। किसमें ज्यादा है, आयोनाइजिंग में ज्यादा है। अगर हम कह रहे हैं अल्फा आयोनाइजिंग में ज्यादा है, 100 का आंकड़ा याद रखना और 10,000 का आंकड़ा याद रखना। 100 टाइम ज्यादा है बीटा से, 10,000 टाइम ज्यादा है गामा से। किस चीज में ज्यादा है, आयोनाइजिंग में। अब उसी का अपोजिट मार लेना गामा के लिए। गामा पेनिट्रेटिंग ज्यादा है 100 टाइम, ऐसे आप याद कर सकते हो। या फिर अल्फा वीक है पेनिट्रेटिंग में 100 टाइम, 1/100 टाइम वीक है, या लिख देना 100 टाइम वीकर, 10,000 टाइम वीकर। तो 100 और 10,000 याद रखना। तो ओवरऑल समझ गया ना कि क्या दिमाग में तुम समझ रहे हो। तो इतना बड़ा ये सब करने की जरूरत ही नहीं है भाई, है ना। तो ये चीज समझो जरा। अल्फा एंड बीटा आर पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वाई गामा रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन सच फील्ड। तो हमें पता है कि अल्फा और गामा सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन करते हैं भाई, ये याद रखना यार। क्या ग्राफ, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो अल्फा ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, बीटा कम। गामा तो कर ही नहीं रहा है, गामा तो कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अल्फा ज्यादा डिफ्लेक्ट करता है। जल्दी आ गया आज, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो गामा, सवाल है गामा क्यों नहीं डिफ्लेक्ट करता है। हमें पता है अल्फा ज्यादा। तो अब इसी में 3-4 क्वेश्चन मैंने समझा दिए। क्या 3-4 क्वेश्चन समझा दिए। अल्फा ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, बीटा थोड़ा कम डिफ्लेक्ट करेगा, गामा डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है गामा डिफ्लेक्ट क्यों नहीं करेगा, तो वही बता रहे ना, यही क्वेश्चन है यहाँ पर। लेकिन इसके पीछे 3 क्वेश्चन और हो गए, हो सकता है न्यूमेरिक इसमें आ जाए, एमसीक्यूज में कौन ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऑप्शन दे दे तुम्हें, तो अल्फा ज्यादा रिफ्लेक्ट। तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट याद रखो। सिंस अल्फा बीटा पार्टिकल आर चार्ज पार्टिकल, क्यों डिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि भाई चार्ज पार्टिकल है। गामा पे कोई चार्ज ही नहीं है। अट्रैक्शन रिपल्सन कब होता है, जब चार्ज हो कोई चीज। तो अल्फा पार्टिकल कैरी पॉजिटिव, ये भी याद रखना, अल्फा का पॉजिटिव चार्ज होता है और बीटा के पास नेगेटिव चार्ज, याद रखना। ड्यू टू विच दे आर डिफ्लेक्टेड इन सच ए फील्ड, वाई गामा rays are not deflected in such field because they are uncharged. What happens to the atomic number of an element when it emits? What happens to the atomic number of an element? Atomic number में क्या फर्क है, atomic number मतलब होता है Z, मतलब प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन, ये याद रखना है। अल्फा पार्टिकल में क्या फर्क पड़ने वाला है, बीटा पार्टिकल में क्या फर्क पड़ने वाला है, कब, जब अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट हो। तो एटॉमिक नंबर में क्या फर्क पड़ेगा। सो व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड देन एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2। ये हमें पता है, जो पूरा रिएक्शन मैंने बताया था, है ना। यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं, ऐसे करके रिएक्शन होता है। नीचे का मतलब होता है प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, ऊपर का मतलब होता है मास नंबर। तो प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर में क्या फर्क पड़ता है, 2 निकल जाते हैं, मतलब 2 कम हो जाते हैं।
और मास नंबर में क्या फर्क Mass पड़ेगा? number 4 चार। 4 कम हो जाएंगे, Decrease हो जाएगा। डिक्रीज बाई 4, ठीक है ना भाई। कोई एक एलिमेंट है, चलो ऐसे कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, समझो कि Y यहाँ या पे X समझ लो। 30 था, यहाँ पे समझो 14 था समझो। तो अब 14 में 2 गया तो बचेगा नया वाला आगे, 12 यहाँ नीचे बचेगा 12, ऊपर बचेगा 26, मतलब है ना, कम हुआ ना, 2 एटॉमिक नंबर यानी कि 2 प्रोटॉन कम हुए और 4 एटॉमिक मास कम हुआ। सर लेकिन क्वेश्चन दिया गया था उसमें ये नंबर नहीं दिया गया था कि ये कितना रिड्यूस करना है, उसमें कैसे करेंगे फिर? तो वो हो ना, यहाँ पर ये दिया होगा ना, यहाँ पे लिखना भाई, यहाँ पूरे वो इक्वेशन बना, इसे यहाँ पे नंबर मिसिंग है, हाँ उसमें मिड में नंबर मिसिंग था। कहीं भी नंबर मिस हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो, जैसे ये एक दिया हुआ है तुम्हें, एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, 2 4 प्लस समझो ये तुम्हें ये भी नंबर मिस है, तो मान लो x, और ये भी नंबर मिस है, ठीक है ना। ऊपर की इक्वेशन अलग बना लो, नीचे की इक्वेशन अलग बना लो। कैसे बनाओगे? इसका मतलब होता है एरो मतलब इक्वल टू, एरो मतलब क्या होता है? इक्वल टू। तो 14 इक्वल टू 2, ये देखो प्लस है ना, 2 प्लस वाई, नीचे नीचे ले रहे हैं। तो अब ये वाई में कितना होना चाहिए? क्या बच रहा है? तो 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 आया कि नहीं आया। इसी तरह ऊपर भी 30 एरो मतलब इक्वल टू 4 प्लस एक्स, हमें नहीं पता, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 26 हो जाएगा इधर, ठीक है ना। अगर कुछ इस तरह आ जाए, हाँ इस तरह आ जाए, ऐसे करके एक बड़ा एक होल, मतलब 2 अल्फा अलग से पार्टिकल दे दे, 2 फिर 2 ये अलग, तो 4 फिर ये इनको अलग, करता है। हाँ प्लस, अब बीटा हमें नहीं पता, मतलब यहाँ पे बीटा मतलब एक कुछ एक एलिमेंट है, नॉट बीटा से बी वाई, ये फिल इन द ब्लैंक। तो हम क्या करें? इजी है बहुत यार। कैसे? ऊपर की क्वेश्चन बनाए, पहले पहले कुछ बना लो। 30 एरो मतलब इक्वल टू 2 इंटू 4 8, 8 प्लस और एक समय नहीं पता, 8 इधर के माइनस हो जाएगा। ठीक इसी तरह इसका भी हो जाएगा। तो ये अल्फा के लिए है, लेकिन बीटा जब इमिट होगा, बीटा का अलग होता है, -1 माइनस में होता है। तो अगर बीटा का दिया हुआ है ना, तो वो तो भी कोई टेंशन नहीं यार। देखो ये 14 था, ये 30 था, समझो बीटा -1 ये 0 होता है ना इधर, Yes. और यहाँ पे समथिंग चलो m है, कोई एक एलिमेंट m है जो कि हमें बताना है, फिल इन द ब्लैंक। तो हमें क्या दिक्कत है यार, हमने तो ऊपर वाली इक्वेशन बनानी आती है, क्या 30 एरो मतलब इक्वल टू, ठीक है, 0 प्लस एक्स, तो मतलब कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ऊपर 0 है ना, 30 का 30 रहेगा, चलो अच्छी बात है। नीचे वाला देख लो 14, इसका मतलब होता है इक्वल टू, -1 नहीं रखो मेरे भाई, जो रखा है जो नंबर है वही रखो, कोई टेंशन नहीं है। तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस वाई, माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा आपकी बार, क्या हो जाएगा 15। तो ये चीज याद रखो, मतलब इजी तरीके से बता दिया हमने। अगर यहाँ पे अगर 2 बीटा होते कोई बात नहीं, नीचे वाले देखो 14 इक्वल टू 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू -1 -2 बचा ना यहाँ पर, -2 प्लस वाई -16 हो जाता है। कितना आसान तरीके से बता दिए, कितना आसान तरीका बता दिए। सर एक मिनट, एक क्वेश्चन, एक डाउट था इसमें। हाँ लिया, राइट टू इंडस्ट्रियल यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप, ठीक है। तो रेडियो आइसोटोप के 2 इंडस्ट्रियल यूज क्या होंगे बोलो, पेज नंबर 226। ये देखो, यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी रेडियो आइसोटोप के। सो देयर सम एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर दिस, जो कि 82 से अगर कम होते हैं एटॉमिक नंबर, हुज आइसोटोप आर आल्सो रेडियो एक्टिव, दिस आइसोटोप आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप। जैसे पोटेशियम हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। सो आर दैट, तो रेडियो है एप्लीकेशन डिफरेंट फील्ड, क्या डिफरेंट, एक तो मेडिकल में यूज होता है ना, कैंसर के लिए भी रेडियोस्टोप यूज होता है, रेडियो आइसोटोप यूज होता है। फिर गामा रे जो एमिट होती है वो सेल को किल करने के लिए, क्योंकि गामा रे में ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, तो सेल, कैंसर के सेल, बैड सेल्स होते हैं, डेड सेल होते हैं, उनको हटाने के लिए भी काम होता है, ये होता है, या कोई इन्फेक्टेड सेल्स हैं। द वीड रेडियो एक्टिविटी ट्रेसर ऑफ आइसोटोप सच एज रेडियो NaCl आई, इट इज आर यूज टू डायग्नोस करते हैं क्या, ब्रेन ट्यूमर के लिए, ब्लड क्लॉट्स के लिए, ठीक है, तो इसके लिए भी काम होता है। तो ये सब मेडिकल यूज़ है, ये तो मेडिकल यूज़ है, क्या यूज़ है, मेडिकल। अभी इंडस्ट्रियल यूज़ बाकी है। इंडस्ट्रियल यूज़ में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। देखो ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन चेक करना है, कोई क्रिस्टल चेक करना है, समथिंग, जैसे हम लोग एक्सरे में कैसे यूज़ करते हैं ब्रोकन बोन, इसे कोई पाइपलाइन तुम्हें ये करना है, ठीक है। रेडियोस्टोप इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल आर यूज टू प्रोडक्ट पावर के लिए भी यूज़ करते हैं रेडियो आइसोटोप को, पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक जनरेट करने, न्यूक्लियर फ्यूल हीट किया जाता है, वहाँ से स्टीम बना के फिर पावर बनाते हैं।
फिर टू अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एंड मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी ड्यू टू फ्रिक्शन रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज। फ्रिक्शन को हटाने के लिए भी, कम करने के लिए भी रेडियो आइसोटोप का यूज़ किया जाता है। ड्यू टू आयोनाइजेशन इफेक्ट चार्ज एक्यूमुलेट मूविंग द पार्ट विल बी टेकन द रेडियो आइसोटोप सच एन आयोनाइजेशन इफेक्ट कैन बी यूज इन मेकिंग ल्यूमिनेसेंट साइन। जो नहीं ल्यूमिनेसेंट साइंस होते हैं जो देखो ग्लो करते हैं साइंस, सिग्नल्स, इंडिकेटर्स, हाँ वहाँ भी यूज़ होता है। फिर साइंटिफिक यूज़ भी है, ठीक है। मतलब मेडिकल यूज़ और इंडस्ट्रियल यूज़ याद कर सकते हो। हाँ कहाँ पर चलिए, हाँ ये लीजिए। वो एक करते हैं। विच ऑफ द radioactive radiation occurs in the following cases? They can cause severe genetic disorder। यार ये सब तो मालूम, रेडियो एक्टिविटी में पता है हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक है ना। एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी अब होते हैं इससे। आज तक भी देखो हिरोशिमा नागासाकी में जो भी एटॉमिक बम ब्लास्ट करवाया गया था, यूएसए ने किया था 1945 में, है ना। अभी तक के उसका ये इम्पैक्ट है और जेनेटिक डिसऑर्डर लोग पैदा होते हैं इतना रेडियो एक्टिविटी की वजह से, इतना इफेक्टेड है, ठीक है ना। तो कह रहे विच ऑफ द रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन ऑकर्स इन द फॉलोइंग। जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए कौन सा रेडियो एक्टिविटी का रीज़न है होने का, और डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पता ही है हमें कि गामा रेडिएशन होता है ना, गामा सबसे खतरनाक होता है गामा रेडिएशन। ये जेनेटिक डिसऑर्डर को इफेक्ट डालता है। और अल्फा बीटा, अब यहाँ दूसरा वाला बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन डिफ्लेक्ट होता है, अभी बताया मैंने। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से कौन डिफ्लेक्ट करता है, अल्फा एंड बीटा, है ना। अल्फा बीटा। तो बार बार वही क्वेश्चन को घुमा के आ रहे हैं ना, एक छोटी चीज़ के बार बार वही हम लोग को घूम घूम के पढ़ना पड़ रहा है, जरूरत नहीं है। विच रेडिएशन प्रोड्यूस मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज, हमें पता ही है बायोलॉजिकल डैमेज के लिए गामा मेनली ये होता है, इफेक्ट डालता है। जेनेटिक डिसऑर्डर हुए, बर्न कर जाना, जो बॉडी जल जाएगी, तो जैसे मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होता है गामा के पास। तो ये चीज़ याद रखो। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है, तो इसकी एक थ्योरी पूरी याद करनी पड़ेगी। एक तो एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। फिजन में टूटता है, फ्यूजन में जोड़ता है इन जनरल। फिजन, ये देखो न्यूक्लियर फिजन, 227 हाँ ये देखो ये आते हैं एग्जाम में, फिजन फिजन द रिएक्शन इन विच ए हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू और मोर सिमिलर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे टूटते हैं, दो से ज़्यादा स्प्लिट होते हैं रिएक्शन में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। मतलब न्यूक्लियस का टूटना, टू से ज़्यादा, विद द एविलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन इट्स बॉम्बर्ड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। और फ्यूजन में क्या होता है, ए न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस, तो लाइटर न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस। वहाँ पे क्या होता है हैवी, दो मिलके एक वहाँ पे फ्यूजन में क्या होता है हैवी छोटे छोटे में टूट रहे हैं, और फ्यूजन में उसका उल्टा करते हो यार, छोटे-छोटे हल्के हल्के मिलकर छोटे छोटे मिलकर बड़ा बना रहे हैं, हैवी बना रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट। अब हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है मालूम है, ये फ्यूजन बेस पर, और एटॉमिक बॉम्ब फ्यूजन बेस पर है, एटॉमिक बॉम्ब, और हाइड्रोजन फ्यूजन बेस पर। ये सन के ऊपर जो एक्टिविटी होती है सब फ्यूजन बेस पर होती है। तो ये याद कर लेना, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बीच का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। डिफरेंस याद करा दें क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, पहले तो बता दिया। फिजन मतलब हैवी न्यूक्लियस का टूटना, स्प्लिट करना, टू से ज़्यादा में। न्यूक्लियर फिजन में दो लाइटर का मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाना, इसको बोलते हैं फ्यूजन। इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियर, ठीक है। और इसमें इट इन्वॉल्व बाइंडिंग ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियस। फिजन इज कैरिड आउट बाय द बॉम्बरमेंट ऑफ टू थर्मल लाइटर, में बॉम्बर्ड किया जाता है, ठीक है ना। लाइटर न्यूक्लियस बाद में टूटते हैं, ठीक है, और एनर्जी ये करते हैं, रिलीज करते हैं। और न्यूक्लियर फिजन इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग एट एन स्ट्रीम टेम्परेचर में हीट किया जाता है, एनर्जी दी जाती है, तो फ्यूजन होता है। इट इज चेन रिएक्शन, इट इज नॉट ए चेन रिएक्शन। फ्यूजन इज चेन रिएक्शन, चेन बनती आती, टूटते आते टूटते आते हैं, लेकिन फ्यूजन में तो आके जुड़ जाएंगे ना, फ्यूजन चेन रिएक्शन क्यों होगा। इट इज कंट्रोल प्रोसेस, इट इज अनकंट्रोल प्रोसेस, तो ये याद कर लेना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म न्यूक्लियर, ये बता दिया मैंने, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग बाय फ्यूजन
रिएक्शन। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, पता होगा आपको कि वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कराया जाता है। इससे क्यों कराया जाता है? भाई लाइट हमें प्रोड्यूस करनी है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट। हमें करंट कैसे मिलता है? अगर टरबाइन को घुमाएं तो हमें करंट मिलता है। कॉन्सेप्ट कई बार हो चुका है, टरबाइन को घुमाने से करंट। टरबाइन घुमाए कैसे? डीजल डालें क्या? डीजल डालें भाई, फिर क्या मतलब क्या रहेगा? वो तो फिर वही पैसे उतने खर्चा हो जाएंगे तुम्हारे। वो तो इमरजेंसी के लिए डीजल डाल के टरबाइन घुमा लेना। तो अब क्या करें? हम लोग क्या करते हैं, वाटरफॉल के नीचे टरबाइन लगाते हैं, या फिर विंड पहाड़ों के ऊपर लगाते हैं। और कोई तरीका हो जो बिल्कुल हमें कांस्टेंट मिल सके, जब चाहे तब मिल सके, तो नेचर पर डिपेंड हो जाएगा। तो न्यूक्लियर एक्टिविटी कराई जाती है, फिजन कराया जाता है। इससे हीट बहुत प्रोड्यूस होती है। हीट जब प्रोड्यूस होगी तो पानी को या वाटर को, लिक्विड को तेज हीट कराया जाता है। तेज हीट कराएंगे तो उसमें तेज क्या, स्टीम निकलेगी। तेज स्टीम को है ना हाई प्रेशर से टरबाइन पे मारा जाता है, टरबाइन घूमने लगता है। अब पानी को गर्म करने के लिए, स्टीम पैदा करने के लिए, फिर वही कोयला जलाओगे तो फायदा क्या? महंगा पड़ जाएगा। लकड़ी जलाओगे तो वही नेचर पे। तो इसीलिए न्यूक्लियर पावर में क्या होता है, बहुत ही कम पैसों में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। लेकिन ये कि हार्मफुल भी बहुत होता है। इसलिए इसके जो प्लांट होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड किए जाते हैं। दूर भी बनाए जाते हैं, एरिया से दूर बनाए। नहीं, देखो क्या है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। अरेंज अल्फा बीटा गामा इन असेंडिंग ऑर्डर विद द रिस्पेक्ट देयर पेनिट्रेटिंग। भाई यार, पेनिट्रेटिंग ताकत की बात आ जाए ना, तो गामा फिर बीटा फिर अल्फा। आयोनाइजिंग की बात आ जाए ना, अल्फा फिर बीटा फिर गामा। बायोलॉजिकल इफेक्ट की बात आ जाए तो पहले गामा बीटा और बायोलॉजिकल इफेक्ट बहुत होते हैं। मतलब गामा तो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। सो द ओर ऑफ यूरेनियम फाउंड इन नेचर कंटेन दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये यूरेनियम के दो ये दिए हुए हैं। एक 238 है, 92 है, एटॉमिक नंबर 92 है और उसका एटॉमिक मास 238 है। दूसरा स्पेसी का 92 है, 235। अल्दो बोथ आइसोटोप आर फिशनेबल, इट इज फाउंड आउट द एक्सपेरिमेंटली दैट वन ऑफ द टू आइसोटोप इज मोर इजीली फिशनेबल। तो जबकि दोनों ही क्या है, फिशनेबल है, लेकिन दोनों में से कोई एक है वो ज़्यादा इजी फिशनेबल, इजी टूट जाएगा, ऐसे बोला गया। तो कौन सा है दोनों में जो इजी फिशनेबल हो जाए, इजीली टूट जाए? तो वो कौन सा बताना है? फिर गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर के रीजन बताना है, राइट न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन बता देना। चलो, तो ये इजीली फ्यूजनेबल है। क्यों? पहली बात तो फिजन इज यूरेनियम विद द मास नंबर दिस इज पॉसिबल ओनली फास्ट न्यूट्रॉन, बट द फिजन इज यूरेनियम विद द मास नंबर दिस ऑल्सो पॉसिबल इन स्लो न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 235 मास नंबर कम है, कब थोड़ा सा लाइटर है कंपेरेटिवली तो 238 से। तो 235 वाले तोड़ना, फिजन करना ज़्यादा ईजी होगा कंपेरेटिवली 238 वाला। करेक्ट है ना? करेक्ट है। समझ गया ना कि कौन इजीली फिजनेबल, कौन इजी टूट जाएगा, ऐसे बोला गया है। अब रिएक्शन दिखा दो यार इसका। ये तो यार यूरेनियम के याद ही रख लो, नीचे 90 ऊपर 238, फिर एरो बना दो। यहाँ पे एक समझो अल्फा गया, अल्फा क्या तो नीचे 2 काम होंगे, है ना? तो अल्फा मतलब एक हीलियम गया तो नीचे 2 और ऊपर 4। ठीक है, तो यहाँ पे 92, यहाँ 234 बचा, यहाँ पे 90 बचा, वहाँ 234 बचा, है ना? तो ये यार बहुत बेसिक सी चीज़ है। व्हाट इज मीन बाय रेडियो एक्टिविटी? यार ये वही कई बार अभी स्टार्टिंग से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह हैवी न्यूक्लियस टूटते हैं, तो बता देना। व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर वेस्ट? देखो न्यूक्लियर वेस्ट, देखो रेडियोएक्टिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल एटम डिके बाय एमिटिंग रेडिएशन सच एज अल्फा बीटा गामा। अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो, द एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द हैवी न्यूक्लियस, हैवी एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। लो और इजी हो गया। एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा from the heavy unstable nucleus is called radioactivity. So nuclear waste is the metal which remains after use of, हाँ अब देखो nuclear waste क्या है? nuclear waste is the metal which remains after use of radioactivity. पहले तो वेस्ट क्या होता है? यूज होने के बाद समथिंग वेस्ट निकलता है। तो आधी लाइन तो वैसे ही याद होगी तुम्हें कि आफ्टर यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी द एलिमेंट या रेस्ट रिमेनिंग एलिमेंट दैट इज सच एज अल्फा बीटा गामा आर पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यही वेस्ट होता है। तो अल्फा बीटा गामा निकलते हैं ना, जो रेस निकलती है वो हाँ, waste। जो एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर वेस्ट मस्ट बी पुट इन थिक कास्ट, हाँ क्या बोला, सजेस्ट इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ द सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। सेफ डिस्पोजल कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई कि एक कैस्क में जो डम्बल शेप का स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे कोई स्ट्रक्चर होते हैं, देन आफ्टर ब्यूरिड इन दी स्पेशली कंस्ट्रक्टेड डीप अंडरग्राउंड स्टोर, ठीक, अंदर खड्डे में गहराई में स्टोर कर दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, पैक कर दिए जाते हैं।
रेडिएशन से नुकसान नहीं होगा। देंगे तो फिर हार्मफुल नहीं होगा। हाँ, रेडिएशन चारों तरफ फैलेगी, एटमॉस्फेयर में नुकसान नहीं होगा उनका हम लोगों के ऊपर। अभी तो इतने सारे नुकसान बताए। एक्सप्लेन द बैकग्राउंड रेडिएशन, नेम द सोर्सेज, नेचुरल पॉसिबल, ठीक है, छोड़ो इसे। ठीक है, जितने बता देते बहुत है भाई, उतने ही आते हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, बस इतना पक्का कर लेना। उसके जो न्यूमेरिकल अभी हम तो करा नहीं रहे, एज आई टोल्ड यू, न्यूमेरिकल तो हम नहीं करा रहे, इसके लिए तो अलग से हम लेक्चर लेंगे। ठीक है।